नमस्कार। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज दो चुनावी राज्यों छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपराध, भ्रष्टाचार और गरीबी को लेकर कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। अपराध में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में स्पर्धा है। हत्याओं में छत्तीसगढ़ आगे है। कांग्रेस के कारनामों से छत्तीसगढ़ पूरी तरह से त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता अब बदलाव चाहती है और उनकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए भाजपा संकल्पित है। वहीं तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने केसीआर सरकार पर भी जमकर हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में 5 साल से सियासी वनवास झेल रही बीजेपी अब सत्ता में वापसी के लिए कमर कस चुकी है। सत्ता में वापसी का हुंकार भरते हुए पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ पहुंचे और यहां उन्होंने लोगों को करीब 27,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने नगरनार में देश के आधुनिकतम स्टील कारखाने का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने तारोकी और रायपुर के बीच चलने वाली ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। छत्तीसगढ़ की जनता को चुनावी सौगात देने के बाद जगदलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने जाति आधारित जनगणना पर कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मेरे लिए करीब ही सबसे बड़ी आबादी है और करीब का कल्याण ही मेरा मकसद है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के गरीबों का है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर देश को बांटना चाहती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की बघेल सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम बताया। पीएम ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ 5 साल में अपराध का गढ़ बन चुका है। यहाँ विकास बैनर पोस्टर में दिखता है या फिर कांग्रेस नेताओं की तिजोरी में नजर आता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर कुछ दिया है तो वह है झूठा प्रचार और घोटालेबाजी सरकार। राजस्थान और छत्तीसगढ़ आजकल एक दूसरे की स्पर्धा में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। पीएम मोदी ने नगरनार में स्टील कारखाने के लोकार्पण समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शामिल नहीं होने पर भी कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। पीएम मोदी ने कहा स्टील कारखाने पर छत्तीसगढ़ की जनता को गर्व हो रहा है, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में ना तो मुख्यमंत्री आया न ही उप मुख्यमंत्री आया। यहाँ तक कांग्रेस का एक भी मंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। पीएम ने कहा शायद हार की आशंका से सहमी कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में जुटी हुई है। इतना बड़ा स्टील का कारखाना आपको मिला है, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस वालों को नहीं हो रहा है। इतना बड़ा कार्यक्रम अभी सरकार का था, छत्तीसगढ़ सरकार का एक भी मंत्री भी नहीं आया, मुख्यमंत्री भी नहीं, उप मुख्यमंत्री भी नहीं। आप कहिए भैया, आपकी भलाई के काम में ये सरकार ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बाद एक और चुनावी राज्य तेलंगाना पहुंचे। निजामाबाद में उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित भी किया, जहां पीएम मोदी ने केसीआर सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही तेलंगाना के महबूब नगर में रैली की थी और अब आज निजामाबाद में पहुंचकर जनता से तेलंगाना में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सत्ता में वापसी का इंतजार है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद
लगातार 15 सालों तक सत्ता में रहने और पिछली बार कांग्रेस के हाथों करारी हार से सबक लेते हुए बीजेपी जमीन से जुड़े मुद्दे को उठा रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी मध्य प्रदेश फॉर्मूले को अपनाते हुए बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनावी मैदान में उतर रही है। अब बीजेपी पीएम मोदी के नाम और काम के भरोसे है। अब देखना है जनता को बीजेपी की इस रणनीति पर कितना भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो बीजेपी अब सत्ता में वापसी के लिए कमर कस चुकी है। सत्ता में वापसी की हुंकार भरी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने करीब 27,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को दी है। कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो इन सौगातों के पीछे कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कई तरह से ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही चुनाव पास आते हैं, सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्ष हो, जनता की कुछ ज्यादा ही सेवा होने लगती है। क्या कुछ है पूरा मामला और इसको लेकर किस तरह से छत्तीसगढ़ पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, यही आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे मैं आपका सबसे पहले परिचय करवा देती हूँ। मनोज पंडित नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मुन्ना खान प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ विष्णुप्रिया सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मनोज जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जैसे ही विधानसभा चुनाव आते हैं या लोकसभा चुनावों की घंटी बजती है, वैसे ही सारी पार्टियों को, सत्ताधारी पार्टी को तो सबसे पहले याद आने लगती है कि चलिए अब वो उस राज्य की जनता को थोड़ा सा बहलाया जाए, फुसलाया जाए और बड़ी बड़ी सौगातें दी जाएं जिससे कि छत्तीसगढ़ में हम अपनी वापसी कर सकें। क्या आज का जो प्रधानमंत्री का दौरा है उसे कितना खास माना जाए, क्योंकि जाति की राजनीति तो वैसे ही चल रही है। मोदी सरकार इसका काउंटर कैसे करेगी? 27,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देकर क्या लगता है आपको मनोज जी, आप जनता को बहला लेंगे? जनता जी, जनता को बहलाने की आवश्यकता नहीं है। जनता तो खुद ही जानती है कि जनता का भविष्य सुरक्षित है कहाँ। आप ये देखिए, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है, कितना बड़ा स्टील प्लांट जिसकी घोषणा वहाँ हुई, आप ना मुख्यमंत्री आए, ना उप मुख्यमंत्री आए, ना कोई उनका प्रतिनिधि आया, जो कि प्रोटोकॉल में भी आते हैं पर नहीं आए। तो ये लोग चाहते नहीं है कि जनता का भला कोई और कर पाए। ये चाहते कि हम ही सब कुछ करें, हम ही बरगलाए, हम ही चीजों को करें। आप ये देखिए, नई नई चीजें। आप बिहार में जातिगत जनगणना का रिजल्ट आ गया सामने, सारी चीजें। अब राहुल गांधी जी एक नया सगुफा छोड़ रहे हैं कि वो पूरे देश में करानी चाहिए और इसके हिसाब से चलना चाहिए। हम ये कहते हैं कि आप मुद्दों पे बात कीजिए ना। आप क्यों नहीं जनता के भले के लिए बात करते? आप ऐसे मुद्दे लाइए, ऐसी चीजें लाइए, उन पे हम बात करने को तैयार है। पर क्यों जाति धर्म की राजनीति? बिल्कुल सही बात है मनोज जी, बिल्कुल मुद्दों को उठाना चाहिए, लेकिन ये मुद्दे आपको भी उसी वक्त क्यों याद आते हैं जैसे ही चुनाव आते हैं? बड़ा सवाल है। नहीं, हमने आपको मुझसे सवाल है? जी जी, आपसे ही है मनोज जी। मैं समझ नहीं, आप प्लीज जरा रिपीट कर देंगे? जी नहीं, मैं कह रही हूँ कि मुद्दे उठाएं उसकी बहुत अच्छी बात है। आपने जैसा कहा कि मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, बिल्कुल मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये जो मुद्दे हैं, जनता की भलाई है, ये बस चुनाव आने से ठीक पहले ही 1-2 महीने पहले क्यों याद आते हैं? नहीं, कहाँ मुक्ता जी, हम लोग काम कर रहे हैं वक्ता जी। हम तो, आप ही देखिए, ऐसे प्रधानमंत्री देश को शायद पहले मिले हों कि जो अपना आराम कभी करते ही नहीं। हर वक्त जो है वो कोई ना कोई जहाँ पे परियोजनाएं चल रही हैं उनके लिए। आप ही देखिए, इतना बड़ा काम, आधी आबादी के लिए आरक्षण तय कर दिया उन्होंने, जो अभी तक हुआ ही नहीं था, और सारी चीजें। तो ये दिखता है, आपको महसूस होता है, विकास नजर आता है आपको। पर लेकिन विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम यह है कि जाति धर्म में बांट के, लोगों को बरगला के, ऐसी चीजें करके जो है हम लोग भरमा ले लोगों को और चीजें ले आए। अब वक्ता जी, वो लोग भरमाने में आने वाले नहीं है। अब लोग, जनता जानती है कि जिसकी नीति और नीयत स्पष्ट है, उन्हीं के साथ लोग काम करेंगे। ना कांग्रेस की नीति स्पष्ट है, ना नीयत स्पष्ट है। आप ये देखिए, क्या विकास हुआ वहाँ पर? कोई काम नहीं हुआ। और आज इतनी बड़ी घोषणा हुई, तो इस घोषणा के वक्त जो है वहाँ की सरकार को उसमें साक्षी होना चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं गया, कोई आया नहीं।
ठीक है मुन्ना खान जी, सबसे पहले इसी का जवाब दे दीजिए कि क्यों प्रोटोकॉल के तहत ना मुख्यमंत्री पहुंचे और बाकी के जो नेता थे, मंत्री थे, जिन्हें पहुंचना चाहिए था प्रोटोकॉल के हिसाब से, क्यों वहां हाजिर नहीं हुए? प्रधानमंत्री मोदी का इतना बड़ा कार्यक्रम था, आना चाहिए था। विपक्ष और सत्ता पक्ष की जो लड़ाई है वो अपनी जगह है, लेकिन जब बात प्रोटोकॉल की आए तो वहां पहुंचना चाहिए था। दूसरी बात, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा प्रहार किया गया कांग्रेस पर कि चारों तरफ सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कांग्रेस ने क्या किया? सिर्फ गरीबों को लड़ाया और गरीबों में और हिंदुओं में एक तरह से भाग करने की कोशिश की, उन्हें बांटने की कोशिश की है। जनता बदलाव चाहती है इस बार, क्या लगता है आपको? पहली बात तो बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते कि प्रोटोकॉल की बात है। मैं देश के चाय वाले चचा से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन किया? प्रोटोकॉल ये कहता था कि राष्ट्रपति को आगे करे, लेकिन क्या उन्होंने किया? प्रोटोकॉल ये कहता था कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष ओम बिरला उनको आगे करे, क्या उन्होंने किया? क्या देश के उपराष्ट्रपति को उन्होंने आगे किया? ये प्रोटोकॉल की बात न करे, इनके मुंह से शोभा नहीं देता। ये प्रोटोकॉल की बात करे न ये लोकतंत्र की बात करे, ये परिभाषा इनके मुख से अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात, सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी जिस राज्य में जाते हैं वहाँ कहते नहीं इस राज्य का विकास नहीं हुआ, इस राज्य में भ्रष्टाचार बहुत है। तो भाई 9.5 साल से आप कर क्या रहे थे? अगर राज्य के विकास नहीं हुए तो 5 साल से अगर कांग्रेस की सरकार है, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? 5.5 साल से लगभग सरकार है कांग्रेस की, आपने कोई बात नहीं की। लेकिन वो बातें तभी आपको याद आती है जब वहाँ चुनाव हो। आपने देखा होगा कि चाय वाले चचा किस तरीके से लच्छेदार भाषण देते हैं, क्योंकि ये शुरू से प्रचारक रहे और प्रचारक को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया और संयोगवश ये मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री बन गए। इन्होंने जनता के दुख दर्द को कभी समझा नहीं। ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में जनता इतनी त्रस्त हो गई है, बदलाव चाहती है। लग रहा है आपको चाहती है बदलाव? नहीं, कांग्रेस की सरकार में बदलाव कैसे चाहती है? जनता तो भारतीय जनता पार्टी से बदलाव चाहती है। मैं समझता हूँ अगर इतना ही अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने चलाई या नरेंद्र मोदी जी ने या पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने, तो फिर वहाँ पे चाय वाले चचा को गला फाड़ने की क्या जरूरत है? पूरे तामझाम लगाने की क्या जरूरत है? 2.5 महीने से लगातार ईडी की रेड वहाँ पे चल रही है, फिर उसकी क्या जरूरत थी? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ ईडी की रेड क्यों नहीं पड़ती? क्यों कांग्रेस शासित राज्यों में लगातार ईडी की रेड पड़ती है? ये सवाल के जवाब है। अभी देखिए, और ये विकास की बात कर रहे थे, 10 सेकंड देना। ठीक है, ये विकास की बात कर रहे थे। इनका विकास सिर्फ मिस्टर इंडिया है, जो अंध भक्तों को दिखता है, देश की जनता को नहीं दिखता। ठीक है आप देश के किसी कोने में जाइए, वक्ता जी आप देखिए मुन्ना खान जी को देश के प्रधानमंत्री चाय वाले लगते हैं। अडानी अंबानी नीरव मोदी, अभी चूंकि आप अडानी अंबानी के अलावा कुछ उनकी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो देश की जनता देख रही है। ठीक है मुन्ना जी, राज्यों में जवाब देंगे 2024 प्रदेश है जा रही है। तो मेरे मित्र को शायद पता नहीं, शायद अधूरा ज्ञान है इनके पास। अडानी अंबानी वहाँ ज्यादा काम कर रहे हैं जहाँ कांग्रेस के। अरे ज्ञानी मत बनो आप। ठीक है। हमारे साथ विष्णु प्रिया सिंह जी भी हैं। मैं वापस लौटती हूँ। मनोज जी, मुन्ना खान जी, अडानी अंबानी ठीक है, मोदी में हेल्थ चौकसी पे बांट रहे हो। ठीक है मुन्ना खान जी और मनोज जी, मैं वापस लौटती हूँ। विष्णु प्रिया जी, जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ की राजनीति को देख रहे हैं, सबसे पहले तो यही जानना और समझना चाहेंगे कि जाति आधारित कहीं न कहीं हर तरफ से, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी की पार्टी हो, हर तरफ से जाति आधारित राजनीति की जा रही है। अगर एक संभाग को देखा जाए, क्योंकि नक्सलवाद का जो पूरा क्षेत्र रहा है वो संभाग पूरा रहा है सरगुजा और बस्तर का, ऐसे में बस्तर के लोगों को सौगात देना और वहां पहुंचकर कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह से सौगात देने के पीछे क्या कारण आप मानती है कि कहीं ना कहीं ये वोट समीकरण मांगने की या वोट समीकरण बनाने की एक राजनीति हो सकती है? क्योंकि कहा जाता है, हर बार हमने सुना है कि बस्तर से ही होकर छत्तीसगढ़ के सीएम की कुर्सी जाती है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और इसी वक्त किस लिए हो रही हैं। और लेकिन देखिए, अगर जो स्कीमें और जो भी चीज़ें मोदी जी ने बताई हैं, अगर वो सच में हो जाती हैं तो ये बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन यहाँ पे सवाल यही उठता है कि कब तक। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अभी हमारा जब विमेन रिजर्वेशन बिल भी आया था,
तो भी हम आए थे, वो आया था, इतने खुश हुए थे हम लोग, लेकिन उसके बाद देखिए कितनी सारी चीजें आ गई कि पहले तो ये जनगणना होगी, फिर उसके बाद ये लागू होगा। तो देखिए मैं ये चाहती हूँ कि एक विशेषकर आप हमें समय बताइए कि कब ये चीजें तैयार हो जाएंगी और उससे फायदा क्या होगा। आपने गरीबों की बात करी, तो आप हमें बताइए कि कितने गरीबों को फायदा होगा और कब तक होगा, कौन सी डेट पे होगा। देखिए सिर्फ वादों से तो काम चलता नहीं है, हम भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि कब कौन सी पार्टी कैसे वादे करती है, और ये हम पहली बार तो सुन नहीं रहे हैं। बिल्कुल 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 विष्णुप्रिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मनोज जी जवाब दीजिए, ये वादे कर देते हैं बड़े बड़े, हर बार विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव आते ही आप वादे करते हैं, पूरे करने की डेट नहीं बताते हैं। चलिए डेट ही बताइए आज आप। वक्ता जी डेट कैसे चाहिए? हाँ। विपक्ष ने तो 37 साल में जो काम नहीं किया हमने इतिहास बना दिया। आप देखिए आधी आबादी का बिल पास कर दिया, कानून बना दिया। विष्णुप्रिया जी को शायद आधी आबादी में आप आती हैं, और आप देख लीजिए कि इससे जब कानून बन गया तो उस कानून का फायदा तो आपको होना ही होना है। और इसमें कुछ अड़चने जो अभी नया परिसीमन होना है और नई सारी चीजें होनी है, तो 2029 तक जो है इसका लाभ मिलने लगेगा आपको, और आप 33% पार्लियामेंट में, विधानसभा में आपकी संख्या आ जाएगी। पर ये इतनी ईमानदारी से काम अब से पहले सरकारें कर ही नहीं, सोच ही नहीं पाई, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। जो नारा है ना, मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है, नामुमकिन नहीं दिखा। देखिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मैं जवाब देना चाहूँगा। एक मिनट मुन्ना जी, एक छोटी सी बात मुझे रखने दीजिए। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूंगी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल हमें फायदा होगा, लेकिन हमें फायदा तो अगर आप कह रहे हैं 2029 में होगा, तो आप लोग इसको 2029 में ले आते, तो आप क्यों इसी वक्त क्यों लेके आए? आप सुनिए विष्णुप्रिया जी, अगर 2029 में लेके आते तो जो इसकी प्रक्रिया है कानून को लाने के लिए जो चीजें लागू करनी होती है उसको फिर एकदम लागू नहीं कर सकते ना। कोई बात नहीं, तो आप मुझे अभी का ही बता दीजिए, आप मुझे अभी का बता दीजिए कि कितने, देखिए कितने लोगों को वहाँ पे, आपको भी पता है नक्सलवाद वाला पूरा एरिया है। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि जो वादे हमसे हो रहे हैं हॉस्पिटल से लेके सब चीजों के, वो हमें कब तक मिलेगा? हम जनता का बहुत साधारण सा, हमारा कोई, देखिए हम बहुत भोले लोग होते हैं, देखिए आम जनता बहुत भोली होती है। हम सिर्फ आपसे, देखिए, और आप बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया था सर, अरे सत्ता में आप हैं, नहीं, देखिए सत्ता में आप है, प्रश्न आपसे होगा। उन्होंने क्या किया, उनसे उनके टाइम पे प्रश्न हुए हैं और अभी भी होते हैं, बट अभी प्रश्न आपसे है। नहीं सर, आपको स्वतंत्रता मिली ना, आप चैनल पे बैठ के पक्ष रख रही है ना, ये पावर है आपके पास, चीजें हैं आपके पास। मनोज जी आपके पास जवाब नहीं है, कोई तर्क नहीं है इस बात का, आपके पास वाकई में कोई तर्क नहीं है कि वो 2029 में अगर आप ला सकते थे तो अभी क्यों ला गया? साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं वादे करके जनता को लुभाने की कोशिश है। जी मुन्ना जी कहिए, आप बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। देखिए अभी हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात रखी, अभी जो बार बार कह रहे हैं महिला आरक्षण की, तो एक मिसाल से मैं समझाता हूँ कि मोहल्ले कॉलोनियों में, गाँव में ढोल लगाड़े पीटे गए, लोगों ने पूछा क्या, बोला भाई लड़के की शादी है मेरी। तो जब बारात सज के लड़की वाले के, दुल्हन के घर पे पहुंचे तो लड़की वाले कहते नहीं, अभी लड़की हमारी 4 साल की है, आप 16 साल इंतजार कीजिए फिर फेरे ले लेना। तो ये सरकार इस तरीके से ढोल बजाने का काम कर रही है। अरे सरकार के, अरे मित्र सुन रहे हैं, मैं बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ आपको। ये इस तरीके से ढोल लगाने बजाने का काम ये सरकार करती है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, बेशक मुमकिन है। मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी है तो मणिपुर कांड मुमकिन है, मोदी है तो कल देखा आपने राजस्थान में किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 2 आदमी आते हैं कपड़े सिलाने के बहाने, गला काट देते हैं और उसके वीडियो को वायरल करते हैं। अरे तू कैसे प्रधानमंत्री के, देश के प्रधानमंत्री पे जो देशवासियों के साथ झूठ बोलने का काम करते हैं। एम्स बना नहीं, दरभंगा में कहते हैं एम्स तैयार है, मध्य प्रदेश में कहते रेलवे स्टेशन तैयार है। ठीक है पहली बार स्थिति क्या है कि जो कांग्रेस की जुमलेबाजी थी, जो चीजें थी, वो अब जनता जागरूक हो गई है, समझदार है, उनको मालूम है। अरे हमने तो कम से कम मुहूर्त तो निकाला रात के लिए,
आपसे तो बहुमत ही नहीं निकला। आपने तो जो रिश्ता तय किया था लड़की लड़के का, वो रिश्ता ही नहीं बना पाए आप तो। नहीं मुन्ना खान जी, देखिए एक सवाल यहाँ मेरा आपसे इस बात को लेकर है। आज नहीं तो कल शादी तो होनी है। ठीक है, आप तो कुछ कर ही नहीं पाए उसमें। ठीक है मुन्ना खान जी, एक सवाल इस बात को लेकर है कि जनता का आपके ऊपर भरोसा है। आप कहते हैं कि जनता देख रही है सारी चीजें, जिस तरह से आपने विकास किया, छत्तीसगढ़ के लिए काम किया, और इसीलिए शायद इतने वक्त तक भारतीय जनता पार्टी के रहने के बाद उसे सरकार से हटाया गया, आपको गद्दी दी गई। तो इस बात को, जब आपको इस बात को लेकर पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ की जनता आपके साथ है, तो आप फिर भरोसा यात्रा क्यों निकालना चाहते हैं? कहा मेरा भरोसा यात्रा निकल रहा है? नहीं बिल्कुल, परेशान तो देश में शाह और शहनशाह है। हाँ आपने देखा किस नहीं, तरह नहीं। चाय वाले चचा ने छाती पीट करके छत्तीसगढ़ में कहा। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वो भरोसा यात्रा निकालेगी, जनता को बताएगी कि उसका कांग्रेस के ऊपर कितना भरोसा है, कितना काम किया गया। नहीं, हमने वहाँ विकास किया है। हाँ अभी वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर विकास हुए हैं राज्य में, अगर हमने काम किया मुख्यमंत्री रहते तो आप हमें वोट देना, नहीं तो वोट नहीं देना। हाँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वहाँ कोई झूठा वादा नहीं किया। चाय वाले चचा की तरफ फेंका नहीं है उसने, जो कहा है उसने किया है। 10 दिन में किसान के कर्ज माफ होंगे, किया है। महिलाओं की सुरक्षा। वक्ता जी, ये हिंदुस्तान देख लीजिए, ये चाय वाले चचा की तरह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोलते कभी। हमारी विचारधारा में झूठ बोलना नहीं है, सारे झूठ के प्रोपगंडे इनके पास है। ठीक है, अब तो ये है कि मीडिया से लोग चैनल बदल देते हैं। जैसे देख रहे देश में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे, चैनल बदल देते, क्योंकि प्रधानमंत्री के बोलने का अंदाज बदल चुका है। अब वो ठीक है, विकास की बात ठीक है। जाते जाते अमनप्रीत जी, किस तरह से आप पार्टियों की राजनीति देख रही हैं? हिंदुस्तान पाकिस्तान की ठीक है मुन्ना जी, विष्णुप्रिया जी, आप किस तरह से राजनीतिक पार्टियों की ये जो पूरी राजनीति है उसे किस तरह से देख रही हैं? क्या कोई भी पार्टी हो, मैं किसी का एक नाम नहीं लेना चाहती, सारी पार्टियों की बात कर रही हूँ, क्योंकि जगह जगह पर अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जगह जगह पर कई तरह के दल उतरेंगे। ऐसे में जो जनता के मुद्दे होते हैं, कहीं ना कहीं इनसे भटककर राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कहीं ना कहीं जनता का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मैं आपको अभी एक बात बताती हूँ। हम देख रहे हैं आजकल जो डिजिटल वॉर छिड़ा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और अगर राहुल गांधी का आप यूट्यूब चैनल देखेंगी तो उसमें वो दिखाते हैं वो कैसे गरीबों के बीच में जाते हैं। अभी उन्होंने देखिए बहुत बड़ी बात कही, जब अभी वो बड़ाई भाइयों का जो उनका स्टेटमेंट जो वायरल हुआ था, वो देखिए बहुत बड़ी चीज थी, जिससे इस स्टेटमेंट के थ्रू उन्होंने दिखाया था कि कितना भाईचारा हो सकता है। देखिए कोई भी इसमें ऊंच नीच और कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं था। और अभी उन्होंने जो यात्रा की मेट्रो में कह रही हूँ मैं, ट्रेन में सॉरी, और बस ड्राइवर्स के साथ उनकी परेशानियां सुनी, तो ऐसा तो नहीं है देखिए कि मोदी जी ने वो नहीं देखा तभी तो उनका भी स्टेटमेंट वायरल हुआ कि आप मेरे भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो वहां पे वो दिखाना चाहते थे जो वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक मेरा छोटा सा प्रश्न है कि मोदी जी को तो इसकी जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी, वो तो सत्ता में है। राहुल गांधी अगर ये करें तो ये तो जस्टिफाइड है, वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो देखिए इसी में आपका उत्तर है कि जरूरत तो पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी 15 सालों के बाद उसकी जमीन खिसकी है छत्तीसगढ़ से, अब बीजेपी कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कहीं ना कहीं ये देखने को लग रहा है कि मध्य प्रदेश के फॉर्मूले को अपनाते हुए बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव के मैदान में उतर रही है। अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब बीजेपी पीएम मोदी के नाम और काम के भरोसे चल रही है। देखना होगा कि जनता को बीजेपी की इस रणनीति पर कितना भरोसा है और कांग्रेस के किए हुए कामों पर कितना भरोसा है। कुछ वक्त बाद जो परिणाम होंगे वो सामने होंगे। जनता बिल्कुल भी भोली नहीं है, जनता सब जानती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।